हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू संजय सस क्लासेस। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जैसे अब आने वाले समय में अगले 2-3 महीनों में काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जिसमें कि आईबीपीएस के क्लरिकल और ऑफिसर्स के एग्ज़ाम होंगे। अब ऐसे ही साथ साथ आरआरबी के भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो मैंने अपने एक वीडियो में आपको बताया था कि मैं आने वाले कुछ वीडियो में अपने कुछ प्रीवियस स्टूडेंट्स की कुछ सक्सेस स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करूंगा। तो उसी सीरीज़ में आज मेरे साथ हैं मिस्टर स्वदेश भट्ट, हेलो। जो कि आरआरबी में पीओ हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि ये किस तरीके की इनकी ये जर्नी रही आरआरबी पीओ तक पहुंचने की, और कैसे कैसे इन्होंने इस बैंकिंग जॉब के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया। हेलो हेलो स्वदेश, हेलो हेलो कैसे भैया। हो? तो सबसे पहले तो स्वदेश तुम्हारा थैंक यू कि तुम मेरे बोलने पर यहाँ पर आए। और आज आज के इस वीडियो में मैं चाहूँगा कि आप ये जो हमारे यूट्यूब के जो व्यूअर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको आप क्या टिप्स देना चाहोगे और किस तरीके से आपने तैयारी करी, उसके बारे में आप उनको क्या बताना चाहोगे? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है स्वदेश भट्ट और अभी मैं उत्तराखंड ग्रामीण बैंक पिथौरागढ़ में एज ए स्केल वन ऑफिसर जॉब कर रहा हूँ। और रही बात मेरी जर्नी की, तो मैं स्टार्टिंग से बताऊँ तो सबसे पहले मैंने ग्रेजुएशन की है, बीएससी की थी ऋषिकेश, पीजी कॉलेज ऋषिकेश से। उसके बाद लगा कि अब आगे क्या करना चाहिए, तो उस टाइम पे जैसे चलता था कि दोस्त क्या कर रहे हैं उसको देखते हुए उस टाइम पे एमबीए का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। तो एमबीए का जब क्रेज़ था तो दोस्तों से पूछा कि कैसे किस तरीके से एडमिशन होगा, क्या होगा। तो दोस्तों ने बताया कि उसके लिए आपको पहले मैट की तैयारी करनी पड़ेगी एमबीए के लिए, और कोचिंग मतलब अब कैसे तैयारी की जाए, तो फिर बाद में ऑप्शन आया कि कोचिंग लिए जाए। तो कोचिंग के लिए फिर हम दो तीन दोस्त लोग मिलकर देहरादून आए और कोचिंग शुरू करी एक इंस्टीट्यूट में। उस इंस्टीट्यूट में भैया, नहीं मैं भैया बोलता हूँ सर बहुत कम बोलता हूँ, स्टार्टिंग से भैया बोलता हूँ। तो भैया वहाँ पे मैथ्स के टीचर थे। तो भैया के साथ जैसे चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। शुरू के 2-3 महीने चला, फिर भैया ने किसी कारणवश वहाँ पे पढ़ाना छोड़ दिया। उसके बाद हमने 1 महीने और कंटिन्यू करा वहाँ पे पढ़ना, लेकिन जो नए टीचर आए थे मैथ्स के, भैया इतना अच्छा पढ़ाते थे कि उनके सामने उनका कुछ लग ही नहीं रहा था पढ़ना। फिर हमने 1 महीने फिर भी कंटिन्यू करा कि देखते हैं चलो कैसा लगता है, अच्छा लगा बुरा लगा जैसे भी है। उसके बाद फिर हमें वहाँ पे मन नहीं लगा, तो हम 2-3 दोस्त थे, हमने मन बनाया कि भैया का कांटेक्ट लिया जाए, कांटेक्ट किया जाए, भैया से पूछा जाए कि भैया क्या पता आप पढ़ा सकते हो या नहीं पढ़ा सकते हो। तो भैया को हमने कांटेक्ट किया, तो भैया ने कांटेक्ट बताया कि एक बार आप घर पे आ जाइए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। जब हम घर पे आए तो भैया ने किसी कारणवश, फैमिली के कारणवश पढ़ाना छोड़ रखा था। तो भैया ने कहा कि अभी तो फ़िलहाल मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा पाऊँगा, 1 से 2 बैच पढ़ा पाऊँगा। तो भैया को हमने बहुत रिक्वेस्ट की, तो भैया ने फ़िलहाल फाइनली मान ही गया कि चलो पढ़ा लेते हैं। तो फिर हमने उसके बाद तैयारी की, 3 से 4 महीने भैया के पास पढ़ा। तो उसके बाद हमारा मैट में क्लियर हो गया था, परसेंटाइल भी अच्छी आई थी। उसके बाद मैंने एक और इंस्टीट्यूट था जो इंडिविजुअल अपना टेस्ट कराता था, उसका नाम था FDDI, फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट नोएडा। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था। वो वाला एग्ज़ाम दिया, वो एग्ज़ाम क्लियर हो गया। उसके बाद वहाँ पे एडमिशन वगैरह सब कुछ हुआ। 2 साल वो कोर्स करने के बाद मैंने करा रिटेल मैनेजमेंट में कोर्स किया था। रिटेल मैनेजमेंट 2 साल कोर्स करने के बाद मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया था फ्यूचर ग्रुप में। तो उसके बाद सब कुछ बढ़िया चल रहा था। भैया से बीच बीच में बात भी होती थी, सब कुछ अच्छा चलता था। भैया कहते थे कैसी जॉब चली, मैं कहता था अच्छा चल रहा है। तो वही बीच में एक आध बार मिलना भी हुआ जब घर आए थे। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मैंने अराउंड 4 साल, 4 साढ़े 4 साल जॉब की। तो ग्रेजुअली जैसे इंसान ग्रो करता है तो फिर उसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव भी सोचता है अपना। तो फ्यूचर के बारे में सोचा गया, कल के दिन शादी होगी, बच्चे होंगे। तो उस जॉब का बाकी सब कुछ था, सैलरी अच्छी थी, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन प्रॉब्लम एक यही थी कि एक तो वर्किंग आवर्स बहुत गलत थे। मेरे वर्किंग आवर्स शुरू होते थे, दिन में 12 बजे की शिफ्ट थी और रात को 10 बजे तक क्लोज करते करते रात को 11 बजे तक मैं घर आता था। प्लस छुट्टी की बड़ी प्रॉब्लम होती थी। वैसे तो छुट्टियां थी, सब कुछ CL EL थी, लेकिन वो केवल कागजों पे थी, एक्चुअली मिलती नहीं थी। और सबसे बड़ी बात कि वीकेंड पे आपको छुट्टी नहीं मिलती थी। सैटरडे संडे आपको छुट्टी मिल ही नहीं सकती थी। प्लस नेशनल हॉलीडेज हो गया, दिवाली, होली, 15 अगस्त, 26 जनवरी। जो मेन प्रॉब्लम तो जब आप फैमिली के साथ जाओगे तो बंदा फैमिली के साथ सैटरडे संडे ऑफ घूमने जाएगा, उसमें आपकी छुट्टी नहीं होती थी। तो फिर इस बीच दिमाग में चल ही रहा था कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। ऐसे तो जॉब छोड़ नहीं जा सकते थे। आप एक बार अगर अर्न करने लग जाओ तो उसके बाद तो इतना मतलब आसान नहीं होता जॉब छोड़ना, एक बार आप पैसा कमाने लग जाओ तो। और ऊपर से गैप भी आ गया था 4 ऊपर साल से का। फिर 4 साल का गैप भी हो गया, तो दोबारा से पढ़ाई करने का मतलब सोच रहे हो कि मतलब दोबारा से सब चीज़ें रिवीजन करनी। पढ़ाई से बिल्कुल टच हो गया, हट गया था। और अब दिल्ली सिटी में थे, लाइफस्टाइल आपका अच्छा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था।
तो उसके बाद जब मेरे साथ 2-3 बच्चे और थे, जब हमने साथ में तैयारी की थी, भैया के पास गए थे, तो उनमें से एक लड़के ने जॉब छोड़ के भैया से इस बीच कोचिंग लेने आ गया था। वो बैंक की तैयारी कर रहा था। अच्छा, राहुल। उसका नाम था राहुल। उसका सिलेक्शन हो गया था विजया बैंक में। तो फिर मेरी उससे बात हुई, तो उसने बताया कि मैंने भैया के नहीं, पास राहुल का देना बैंक में हुआ था शायद। नहीं, विजय बैंक हुआ। विजया बैंक हाँ, में, विजय अच्छा। बैंक हुआ। तो उसने बताया कि मैं भैया के पास जाता था कोचिंग के लिए, तो वहाँ पे भैया अभी भी पढ़ा रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों ना भैया से बात की जाए इस बारे में। तो मैंने ऐसी ही बात की भैया के फ़ोन में। मैंने कहा भैया मैं ऐसा सोच रहा हूँ। तो भैया बस मैंने इतना कहने ही देते, भैया ने कहा तू बस कुछ मत सोच, आ जा तू बस। भैया ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस देता कि तू आ जा, तेरा 100% हो जाए, कन्फर्म है। हाँ, मेरे वो मन असल में में इसलिए उसका कारण भी ये था क्योंकि जैसे एमबीए के टाइम पे भी तैयारी मैंने करवाई थी, तो मुझे स्वदेश का लेवल पता चल गया था। तो पर उस टाइम पे तो एक एमबीए का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, तो इसलिए वो उस टाइम पे बेटर ऑप्शन मुझे भी लगता था कि हाँ चलो ठीक है एमबीए। पर जैसा कि इन्होंने बताया कि मतलब छुट्टियाँ वगैरह इशू जो होते थे, वर्किंग टाइमिंग्स जो होती हैं जब प्राइवेट जॉब में होती हैं, तो उसको देखते हुए इन्होंने ये डिसाइड किया। तो मैंने इसलिए स्वदेश के कॉल पे इसीलिए एकदम कॉन्फिडेंस दिखा दिया था, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि भले ही 4 साल का गैप आ गया है, लेकिन उस गैप को हम साथ बैठकर कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि मैं इंडिविजुअली भी पढ़ा सकता था। क्योंकि जैसे राहुल की अगर हमारी बात करिए, तो राहुल को भी मैंने बहुत सारे टाइम पे इंडिविजुअल पढ़ाया है। इनफैक्ट मैंने अपने घर के पास ही उसको कमरा दिलवाया था ताकि वो कांस्टेंट टच में हमेशा रहे। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही राहुल ने भी कौन सी कंपनी में जॉब करती है, स्नैपडील में। हाँ, स्नैपडील में। राहुल, हाँ, राहुल जो था वो स्नैपडील में जॉब कर रहा था पुणे से उसने। अभी मैं राहुल से भी आपको किसी टाइम पे मिलवाऊंगा। चलिए खैर आगे बात करते हैं। तो उसके बाद फिर भैया ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, और विद इन 1 महीने के नोटिस में मैंने जॉब छोड़ दी। फिर मैं घर आया, भैया से मिला। तो भैया से फिर जब सामने बात हुई, तो भैया फिर और कॉन्फिडेंस भैया ने मेरा ग्रो अप किया। तो उसके बाद ये हुआ कि फिर भैया ने कहा कि अभी तो 4 से 5 महीने बचे हुए थे, क्योंकि मैं उस टाइम लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम का लास्ट डेट चल रहा था उस टाइम पे आया था। तो भैया ने कहा तू फॉर्म भर दे फिलहाल, बाकी इस बार तो मैं पक्का 100% शॉर्ट ही नहीं देता, लेकिन तू फॉर्म भर दे, लेकिन नेक्स्ट अटेम्प्ट में इतना है कि हो जाएगा। तो मैंने फॉर्म भर दिया। तो 4 से 5 महीने की तैयारी के बाद लकीली भैया की मेहनत से, अपनी मेहनत से, दोनों की मेहनत से, तो रिटर्न मेरा क्लियर हो गया था। इंटरव्यू दिया, लेकिन फाइनल मेरिट में ला गया था मैं। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट में उसके बाद पहले बता दूं आपको कि हाँ भैया किस तरीके से पढ़ाते हैं। भैया ने सबसे पहले आर एस अग्रवाल की बुक थी, हमारे सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए गए। हर टॉपिक का हर टेस्ट होता था हमेशा, और हफ्ते में 3 दिन मैथ्स की क्लास भी चलती थी, रीजनिंग भी चलती थी, और ऑल्टरनेटिव इंग्लिश की क्लासेज भी होती रहती थी, और जीके तो साथ साथ भैया पढ़ाते थे। तो ओवरऑल पैकेज मिलता था भैया के यहाँ। ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी कि आपको कोई अलग से टीचर लिया जाए। तो उसके बाद हमारी हमेशा हफ्ते में वही मैथ्स की क्लास चलती थी, और जब टॉपिक ख़त्म हो जाता था उसका टेस्ट होता था। फिर जब आर एस अग्रवाल की बुक्स पूरी होगी, उसका रिवीजन हुआ, उसका टेस्ट हुआ। फिर फाइनली हम आए लेटर ऑन, हम लास्ट में आए मॉक टेस्ट पे, क्योंकि उसके लिए मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी था किसी भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। मॉक टेस्ट से आपको आइडिया हो जाता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिमिट में आप कितने क्वेश्चन करने हैं, कितने टाइम में आप क्या अटैम्प्ट कर रहे हैं। तो फाइनली मेरा फिर जो मेरी हमेशा से चाहता था कि ग्रामीण बैंक में मेरा सिलेक्शन हो, तो फिर मेरा उस नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन में उत्तराखंड ग्रामीण बैंक मुझे मिल गया था। उसके साथ साथ मैंने एक और फॉर्म भरा था, वो था चंडीगढ़ हाई कोर्ट का। लकीली मेरा वो पेपर भी क्लियर हो गया था, लेकिन मेरे पास ऑप्शन था मैं कौन सा क्या ज्वाइन करूँ, क्या चूज करूँ। तो मैंने फिर ऑप्ट किया बैंक में जाना। बस यही मेरी छोटी सी कहानी है। और अगर आप भी मतलब एस्पिरेंट चाहते हो कि जेन्युइनली आप बैंक में जाना चाहते हो, तो आप सबसे पहले अपना बेसिक बैंक कॉन्सेप्ट, या कोई भी एसएससी, कोई भी वन कोई भी एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिशन होता है। एग्जाम, वन टाइम जो भी हो, तो अपना मतलब घर पे तो पढ़ना ही है, साथ में भैया तो अच्छे आजकल यूट्यूब में वीडियोज़ भी बना रहे हैं। अब तो दिक्कत भी नहीं है, मतलब आपको पर्सनल आने की ज़रूरत है, तो आप यूट्यूब वीडियोज़ देख के भी अच्छा सा कर सकते हो। मैंने देखे हैं भैया के वीडियोज़ पर, तो वही, ऐसा कोई फ़र्क नहीं है कि आपको घर पे कुछ आप पढ़ाएंगे, यूट्यूब में सेम चीज़ वही पढ़ा रहे हैं, और आपके मतलब अच्छे से आपका क्लियर हो सकता है। थैंक यू। अच्छा, इसमें देखो जैसे अभी स्वदेश से हमने बात करी है, तो बात एक तो ये हो जाती है कि जैसे कि देखो मेन चीज़ जो है ये है कि जैसे मॉक टेस्ट वाली हम बात करते हैं, तो मॉक टेस्ट का देखो फ़ायदा तभी है कि एक तो कि आप पे बेसिक क्लियर हो, और दूसरी चीज़ ये कि जैसे स्वदेश अभी सामने बैठा है, जैसे ऑनलाइन एग्जाम दिया है जब भी हुआ है, ऑनलाइन दिया। लेकिन मैंने इनको कभी भी ऑनलाइन मॉक टेस्ट नहीं करवाया, क्योंकि जो जैसे मैंने बताया कि मैं अपने सेपरेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, सिंगल हैंडेडली पढ़ाता था, तो मेरे अपने कुछ मॉक टेस्ट बना रखे थे, तो ऑफलाइन ही होते थे। तो देखो कि इस बात से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आप ऑफलाइन प्रैक्टिस करेंगे या ऑनलाइन टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट। तो देखो क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन होना है, तो सबसे पहले तो आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि आपको ऑनलाइन टेस्ट, मॉक टेस्ट ही देने पड़ेंगे, तभी आप कुछ कर पाओगे। नहीं, बेटर यही होता है हमेशा कि आप अगर ऑफलाइन भी टेस्ट दे रहे हो तो वो ज़्यादा बेटर होगा इनफैक्ट,
क्योंकि देखो आज की डेट में भी चाहे समय कितना चेंज हो जाए, जो मेन चीज़ है जब तक आप पेन पेपर और बुक लेकर नहीं बैठोगे तब तक आपकी पढ़ाई नहीं होगी। तो आप इस चीज़ को भी ढंग से ध्यान में बांट लें। तो चलिए खैर स्वदेश से आगे बात करते हैं कि अभी बैंकिंग एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है। अभी तो लगभग 2 साल 3 साल पूरे हो गए हैं चुके हैं। जॉब को हुए हुए, तो शुरू हुए हुए। तो कैसा रहा आपका अभी तक का एक्सपीरियंस? अभी तक का एक्सपीरियंस भैया अच्छा है। तो आरआरबी के जो बैंक्स हैं, जैसे उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में हो अभी आप, तो आरआरबी की बैंकिंग में क्या कभी ऐसा दिमाग में आता है कि क्या मैं इससे कि मैं डायरेक्ट एसबीआई में होता है या किसी पीएनबी में होता है, ऐसा कुछ दिमाग में कभी आता है? कभी ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं आया कि आपको नेशनलाइज बैंक में होना जरूरी था। बैंकिंग अगर आप बैंक में हैं तो सारे बैंक एक जैसे काम करते हैं, सबका एक प्रॉपर सर्कुलर के थ्रू से काम होता है, और ऐसा कभी आया नहीं कि नेशनलाइज बैंक में होना है। तो आप अभी तक की अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हो? अभी तक तो बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। और मतलब कि आपको लगता है कि जो आपने ये एमबीए करने के बाद, जैसे एफडीडीआई फुटवेयर डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर आता है दिल्ली में, जहाँ से इन्होंने एमबीए किया था, जो कि बना था गुड कॉलेज इन इंडिया फॉर रिटेल मैनेजमेंट। तो आपको लगता है कि जैसे कि आपने वो जो वेस्ट जो आपने एमबीए किया था और अब आप बैंकिंग में आ गए, तो क्या वो एजुकेशन वेस्ट हुई या आपको लगता है कि उसका कहीं ना कहीं आप फायदा उठा पा रहे हो? बिल्कुल फ़ायदा उठा पा रहा हूँ, क्योंकि वो रिटेल बैंकिंग थी, वहाँ पे हम 1-to-1 कस्टमर से डील करते थे। उसी चीज़ का फ़ायदा बैंक में भी ले रहा हूँ, क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फाई है आपका तो डेफिनेटली आपके पास बार बार आएगा। सेम चीज़ वही चीज़ करने पर। बिल्कुल। तो देखो जैसे इन्होंने एमबीए रिटेल मैनेजमेंट में किया और इनकी कस्टमर से डील थी, तो उसका फ़ायदा इनको बैंकिंग में मिला। यानी कि कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि वो जो टाइम जो था एमबीए करने का, उसने कहीं ना कुछ एक्सपीरियंस ही गेन करवाया, वो टोटल वेस्टेज नहीं हुआ। लेकिन एक फाइनल सवाल कि जैसे कि आपको लगता है कि मतलब जो आपने डिसीजन लिया, मतलब कि रिटेल की जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की जॉब छोड़ के जो आप पब्लिक सेक्टर में आए, तो आपको अपना डिसीजन ये सही लगा? बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल फेयर डिसीजन लगा। जो मेरे मेन प्रॉब्लम थे जिनकी वजह से मैंने जॉब छोड़ी है, छुट्टी के प्रॉब्लम, वर्किंग आवर्स की प्रॉब्लम, वो यहाँ के सॉल्व हुए। मुझे छुट्टी की ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सैटरडे संडे मिलता ही है। उसके अलावा जो CL EL होती है बस सब मिलता ही है। वर्किंग आवर्स भी हमारा 10 से 5 या मैक्सिमम 6 बजे तक होता है। वो चीज़ मेरी दूर होगी, तो इसलिए मैं सेटिस्फाई हूँ। अच्छा। हाँ, तो देखो अब मैं भी अपनी तरफ से एक बात जोड़ना चाहूँगा। जैसे कि जब स्वदेश से मेरी बात हुई थी, मुझे आज भी वो दिन याद है कि जिस दिन स्वदेश ने मुझे फ़ोन किया था इस बात के लिए कि भैया मैं अपनी नौकरी छोड़ दूँ, तो वो 11 सितंबर था। वो किसी एक पर्टिकुलर 11 सितंबर को एक ओकेज़न होता है, इस कारण मुझे वो डेट याद है। ठीक है, तो फिर लेकिन हाँ, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जितना एफर्ट मैंने लगाया, तो स्वदेश ने भी बहुत मेहनत करी। स्वदेश मेरे पास जो पढ़ने के लिए आता था, वो चाहे बरसात हो, स्वदेश जो आता था वो लगभग 25 किलोमीटर दूर से मेरे पास पढ़ने के लिए आता था। और उसने उस दौरान, उस पूरे साल भर के दौरान ऐसा कोई किसी भी छोटे एक्सक्यूज़ के कारण छुट्टी नहीं ली कि आज बारिश हो रही थी या आज धूप तेज हो गई। तो बिना नागा किए वो लगातार क्लास में आया। और चाहे बहुत सारे दिन ऐसे भी रहे जिस दिन वो अकेला आया क्लास में बहुत तेज़ बारिश के चलते। तो वो डेडिकेशन था, और वो डेडिकेशन एक रियलाइज़ भी हो जाता है, क्योंकि आपने पास में इतना बोल्ड डिसीजन ले लिया कि आप एक अच्छी खासी नौकरी छोड़ के आ रहे हो। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखना। जल्द ही मैं आपसे एक नए वीडियो में मिलूंगा किसी नए टॉपिक के साथ और अपने किसी प्रीवियस स्टूडेंट के साथ उसके एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।